अंश और प्रशांत का घर आमने सामने था। अंश के अब्बू जहाँ एक गरीब दूधिया थे, वहीं प्रशांत के अब्बू एक बड़े सरकारी अफसर थे। अंश जब प्रशांत के पास साइकिल, क्रिकेट बैट, वीडियो गेम जैसी चीजें देखता तो वो घर जाकर ये सभी चीजें अपनी अम्मी से मांगता। अम्मी मुझे वीडियो गेम दिलवा दो, प्रशांत के पास बहुत बड़ा वीडियो गेम है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम एक वीडियो गेम खरीद सकें। तुम्हारे अब्बू एक गरीब दूधिया हैं। वो प्रशांत के अब्बू की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं है। प्रशांत जब सड़क पर साइकिल चलाता तो अंश अपने दरवाजे पर बैठकर उसे देखता रहता। प्रशांत, थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल मुझे चलाने के लिए दे दो ना। गोचू, अपनी शक्ल देखिए, इतनी महंगी साइकिल मैं तुझे चलाने को नहीं दूंगा। तू जाकर अपनी भैंस की सवारी कर। अंश और प्रशांत एक ही महीने नवंबर में पैदा हुए थे। प्रशांत के जन्मदिन पर प्रशांत के घर पर बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सब लोग जश्न में शामिल होते थे। अंश जब इस बार प्रशांत के सालगिरह पर गया तो उसने देखा कि प्रशांत के घर बहुत बड़ा बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट्स लगी हुई हैं। प्रशांत चुपचाप अंश के पास आया और उसके कान में बोला, अंश गोचू, तूने ख्वाब में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है? तू मेहमान है, इसीलिए तुझे एक छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा। मैं तो सभी मेहमानों के चले जाने के बाद भर पेट केक खाऊंगा। कुछ दिनों बाद अंश का जन्मदिन आया। अंश अपनी अम्मी से जिद करने लगा कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेटी केक लाया जाए। अम्मी, प्रशांत के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी उतना ही बड़ा केक लेकर आइए ना। बेटा, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे अब्बू एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। नहीं, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अंश अपनी अम्मी से नाराज होकर केक की दुकान के सामने चला गया और वहीं पर बैठकर रोने लगा। एक आदमी जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे अंश के पास आया। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो तुम? मेरे सामने रहने वाले प्रशांत के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था, पर मेरी अम्मी मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही हैं। वो कहती हैं कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। अजनबी आदमी ने चुटकी बजाई और उसके हाथ में एक खूबसूरत सा चॉकलेटी केक आ गया। ये लो, तुम ये केक अपने घर ले जा सकते हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये कभी खत्म नहीं होगा और कभी भी खराब नहीं होगा। जो भी इसको खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी। लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काट कर बांटना। अगर तुमने केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ दे देंगे जो सच्ची हो जाएगी। अंश उस अजनबी का दिया केक लेकर अपने घर पहुंचा। इतना सुंदर चॉकलेटी केक तुमने कैसे खरीदा? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं अम्मी, मैंने चोरी नहीं की। एक अजनबी ने मुझे ये जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी अम्मी। उस रात अंश ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। अंश ने जब केक अपनी अम्मी को खिलाया तो उसकी अम्मी ने उसे दुआ दी, मेरे बेटे को एक अच्छी सी साइकिल मिले। अगले दिन अंश के स्कूल में एक आर्ट मुकाबला हुआ जिसमें अंश की पेंटिंग को पहला इनाम मिला।
इसमें अंश को एक खूबसूरत साइकिल दी गई। अंश साइकिल लेकर अपने घर पहुंचा। अम्मी, आपकी दुआ सच में सच हो गई। अब प्रशांत जब साइकिल चलाता तो अंश भी अपनी साइकिल लेकर सड़क पर आ जाता। गोचू, तेरे पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई केक है जिसे काटकर अगर किसी को भी खिलाओ तो वो जो दुआ देता है वो दुआ सच हो जाती है। मेरी अम्मी ने मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी। प्रशांत ने पूरी बात जाकर अपने अम्मी अब्बू को बता दी। प्रशांत के अब्बा एक रिश्वतखोर लालची सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो केक उन्हें मिल जाए तो फिर वो मनचाहा काम करा सकते हैं। प्रशांत के अब्बा ने कुछ चोरों को रुपए दिए और अंश के घर रात में डाका डलवा दिया। चोरों ने अंश और उसके अम्मी अब्बू के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और जादुई केक चुरा कर ले गए। अब हमारे पास जादुई केक है। प्रशांत की अम्मी, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा, फिर तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी अफसर बन जाऊं। प्रशांत के परिवार को पता ही नहीं था कि जादुई केक सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलती है और वो सच हो जाती है। प्रशांत के पिता ने केक काटकर अपनी बीवी को खिलाया। अब जल्दी से दुआ बोलो। आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप भी एक दूधिया बन जाएं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही प्रशांत के अब्बू के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में प्रशांत के अब्बू को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जुर्माना चुकाने के बाद प्रशांत का परिवार अंश के परिवार की तरह गरीब हो गया। प्रशांत के मामू जान एक भैंस लेकर प्रशांत के घर पहुँचे। आपा, मैंने सुना है कि दूल्हे भाई की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध का धंधा शुरू कर दो। कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। प्रशांत का परिवार रोते हुए भैंस लेकर अंश के घर पहुंचा। अंश, हमने तुम्हारा जादुई केक चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सकें, लेकिन इसकी वजह से हम तो गरीब हो गए। अंकल, ये केक सिर्फ आपके जन्मदिन वाले दिन ही काटा जाता है, वरना केक खाने वाला शख्स आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। तब प्रशांत और प्रशांत के अब्बू को अपनी चोरी पर बेहद अफसोस हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई गई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। आरती जिस मकान में रहती थी उसके मकान मालिक उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। आरती ने उनका काफी ख्याल रखा था। उसके मकान मालिक और मालकिन एक रोज बाहर निकले और कभी लौटकर नहीं आए। उनका एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। वो अपना घर आरती के हवाले छोड़ गए थे और आरती उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। पर एक रोज मकान मालिक के बेटे और बहू आए। आरती, तुम्हें अम्मी अब्बू ने घर की जितनी चाबियां दे रखी हैं, वो सब लौटा दो मुझे। भाईजान, चचा और चची जान ने सिर्फ दरवाजे की ही चाबियां दी थी मुझे, और कोई चाबी नहीं है मेरे पास। देखो आरती, अब मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे सारी चाबियां दे सकती हो और ये घर भी छोड़ दो। भाईजान, मेरे पास एक ही चाबी है और वो मैं आपके हवाले कर दूंगी। रही बात घर छोड़ने की, तो मेरे पास रहने के लिए और कोई आसरा नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी भाईजान? तुम कहीं भी रहो, हमें क्या। अपना कमरा जल्द से जल्द खाली कर दो। भाभी, ऐसा मत कहिए। मेरा इस शहर में चाचा चाची के सिवा और कोई नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। दुरुस्त है, इस महीने के आखिर तक इस घर से निकल जाना। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई चाबी है तुम्हारे पास तो चुपचाप मुझे सुपुर्द कर देना। भैया किस चाबी की बात कर रहे हैं? कहीं
तहखाने की चाबी तो नहीं चाहिए उन्हें, पर तहखाने का दरवाजा तो खुला रहता है हमेशा। आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए भाईजान और भाभीजान मुझसे बार बार चाबी मांग रहे हैं? अरे, इस कमरे के अंदर नल क्यों खुला रह गया है? चाचा जान चाची जान भी क्या क्या अजीबोगरीब चीजें करते हैं। इतना गंदा पड़ा है ये नल भी। आरती डर जाती है और तुरंत नल बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये शायद नकली सोना होगा। जरूर ये चाचा चाची जान की कोई शरारत रही होगी। दिखने में, छूने में और वजन से तो ये असली सोना लग रहा है। आरती ऊपर जाकर भाभी को बताने ही वाली होती है कि भाभी ऊपर से उसका नाम लेकर आवाज लगाती हैं। आरती, अरे आरती किधर मर गई? हाँ भाभी जान, आई। अरे मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे पास तेरे से गप्पे लड़ाने का वक्त नहीं है, जरा बाजार से सब्जी ले आ। भाभी जान सुन तो लीजिए मेरी बात। तुमको यहाँ काम करने के लिए बुलाया है मैंने, बातें करने नहीं। अरे नहीं भाभी जान, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बाजार से आकर बात करती हूँ आपसे। आरती ने अपने हाथों में 4 सोने के सिक्के ले लिए थे। बाजार जाते वक्त उसने पास वाले सुनार से सिक्के की जांच करवाई। सुनार ने उसे बताया कि ये सोने के सिक्के तो बिल्कुल असली और उम्दा किस्म के हैं। सुनार उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछता है कि ऐसे सिक्के मिले कहां से। आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दूसरे रोज भाभी ने आरती से पूरे घर की सफाई में ही लगा दिया। जब भी आरती उनके पास बात करने जाती तो वो कोई नया काम थमा देती, और अगर आरती फिर भी बात करने की कोशिश करती तो भाभी उस पर चिल्लाकर उसे कामचोर कहती। आरती ने भी भाभी से तंग आकर सोचा कि वो अब सीधे भाईजान से ही बात करेगी। आरती ने सोचा कि वो एक बार नल को फिर से चेक कर लेगी कि कहीं वो एक ही दिन का चमत्कार तो नहीं था। आरती, इधर आना। जी चाचा जान। अरे बेटा, तुम 2 साल से दिनेश जी के यहाँ रह रही हो और उस दिन से पहले तुम कभी सोने के सिक्के लेकर नहीं आई। चाचा जान, वो कैसे बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सोने के नल के बारे में? चाचा जान, आपको कैसे पता चला? क्या भाईजान भाभी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उस रोहन और उसकी नर्क चढ़ी बीवी से तो मैंने तभी बात करना बंद कर दिया था जब उसे घर से धक्के मार के निकाला गया था। अरे आप ये क्या कह रहे हैं चाचा जान? हाँ बेटा, दिनेश जी एक बहुत ही नेकदिल इंसान थे। उन्हें एक दिन खुदा की ओर से तोहफे के तौर पर वो सोने का नल मिला। उन्होंने कभी उन सोने के सिक्कों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो महीने में बस 3-4 सिक्के निकालते थे और उसे फरोख्त के आसपास के अनाथ आश्रम में दान दे देते थे। पर ये रोहन, ये अपने अम्मी अब्बा जैसे बिल्कुल नहीं था। पर उनको घर से क्यों निकाल दिया? रोहन और उसकी बेगम को सोने के नल के लालच में अंधा कर दिया था। वो भी इस हद तक कि रोहन ने अपने खुद की अम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया।
दिनेश जी ने उसी वक्त दोनों को घर से रुखसत कर दिया। या अल्लाह, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे उस घर से निकालने की फिराक में लगे हुए हैं। बेटा, तुम किसी तरह से उस नल को छुपा दो, वरना वो रोहन और उसकी बेगम सारा सोना खा जाएंगे और दिनेश जी की आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा। पर चचा जान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो उस घर से निकाला जा रहा है। बेटा, उस नल को या तो तुम तोड़ दो या उन दोनों को उस घर से निकलवा दो। आरती घर पहुँचती है और वहाँ उसका इंतजार भैया भाभी जान के साथ साथ पुलिस भी कर रही होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने मेरे अब्बा के कीमती सोने के सिक्के चुराए हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा, झूठी, ये सच नहीं है तो तू ये सोने के सिक्के की थैली लेकर कहाँ भागने वाली थी? देखिए सर, इसने सारे कपड़े भी पैक करके रखे हैं भागने के लिए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मुझे ये लोग घर से निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर ने आरती को पकड़ लिया और जेल ले जाने लगा। तभी सुनार और आसपास के लोग आरती की मदद करने आए और सबने रोहन और मीता की सच्चाई इंस्पेक्टर को बता दी और इंस्पेक्टर को मजबूर कर दिया कि रोहन और मीता को पकड़कर जेल ले जाने के लिए। रोहन और मीता को जेल हो गई और आरती ने दिनेश शर्मा के नाम से उस घर में एक अनाथ आश्रम खोल लिया और उन सिक्कों से गरीबों की मदद करने लगी।